नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन और नक्सलियों के जरिए ग्रामीणों की हत्या करने के मामले में सरकार ने गुरुवार को अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से गृह सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में पिछले 2 महीने में नक्सलियों ने 20 ग्रामीणों की हत्या की है। बुधवार को बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी ने बयान दिया था कि नक्सलियों ने 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। खबर पर सीएम रमन सिंह ने भी कहा था कि हत्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन गृह सचिव के बयान से साफ है कि नक्सली ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं। गृह सचिव की माने तो छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर में नक्सल ऑपरेशन को लेकर बेहद ही निर्णायक मोड़ पर है। पिछले 5 साल में जो भी काम किया गया है उसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सरकार के दावे को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस के इस एंटी नक्सल ऑपरेशन की कीमत निर्दोष ग्रामीण चुका रहे हैं। पुलिस की सफलताओं के कारण आम जनता के बदलते रुख से परेशान होकर नक्सली आम जनता को तंग करने पर उतर आए हैं। ये वास्तविकता है। ये शासन की जिम्मेदारी है कि यथासंभव लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है। खबर है कि लगभग 20 लोग इस साल मारे गए हैं। इस साल माने जनवरी से लेकर अब तक नारायणपुर में। लेकिन आपको तो शव नहीं मिलेंगे इसके, आपको उनके परिवार वाला आके बताएंगे नहीं। ये वो इलाके हैं, ये सब ओरछा अंदरूनी माड़ के इलाके हैं। ओरछा तक हमारी सड़क नहीं है आज की तारीख में। और इसी मसले पर जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी ने डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी से बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त नक्सल ऑपरेशन के डीजी अवस्थी जी मौजूद हैं। वो हमको बताएंगे कि जो अभियान चल रहा है, जैसे बात सामने आ रही है, सीएम साहब कल बोल रहे कि स्पष्ट नहीं है चीज़ें, कितनी हत्याएं हुई हैं। उसके बाद जो आईजी कल्लूरी हैं वो ये बता रहे थे कि 16 हत्याएं हुई हैं। आज 20 का फिगर आ रहा है, तो आगे और कितना फिगर और किस तरीके से बढ़ेगा? नहीं, ये जो जानकारी है वो ये है कि अभी तक हमें सिर्फ 4 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है, वो पिछले 1 हफ्ते का है। और जो गृह सचिव महोदय ने कहा, ये संभवतः जनवरी फरवरी का 20 का फिगर उन्होंने कहा है, लेकिन जो वो भी कहा है कि उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है। पुष्टिकृत जानकारी 4 की है और इसके बाद जैसे ही बढ़ेगी मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये लेकिन सर, जो पुष्ट जब नहीं है तो ये फिगर कैसे आ रहे हैं? मोटे तौर पे 20 का फिगर कैसे आया? फिर और जो आगे बढ़ने वाली जो बात आ रही है वो कैसे होगा? नहीं, अभी फिगर 4 ही है, तो 4 ही पर है। उसमें बढ़ने और घटने का तो बाद में देखा जाएगा। तो जैसे नारायणपुर जिले की बात आ रही थी, तो और भी जिलों में क्या इस तरीके की चीज़ें होंगी सर? नहीं, ये एसपी नारायणपुर की रिपोर्ट है, क्योंकि कल 16 का चला, इसलिए हम बता पा रहे हैं कि 4 की घटना हुई है 7 दिनों में। लेकिन अन्य जिलों में भी सिंगल कभी 10 दिन में, कभी हफ्ते में कोई ना कोई घटनाएं किसी को मारते रहते हैं। तो वो पूरा डाटा है हमारे पास। अगर आप चाहेंगे तो हम 6 महीने का डाटा दे देंगे कितने लोगों को उन्होंने मारा। और जो नक्सल अभियान को लेकर जो बताया जा रहा था कि सड़कों का जाल जो बिछाया जा रहा है, तो सड़कों के जाल से क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सर? देखिए, वो एक पार्ट है। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ेगा, नक्सलवाद पीछे हटेगा। नक्सलवादी इसलिए मजबूत हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर विकास नहीं पहुँचा। तो जैसे जैसे सरकार विकास करती जाएगी, अपने आप वो कमज़ोर होंगे। तो साफ तौर से कहना है डी साहब का कि सड़कों का जाल है, और जैसे जैसे विकास का काम आगे बढ़ेगा, उसी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा भी धीरे धीरे होता जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। बस्तर में नक्सलियों के जरिए बेगुनाह ग्रामीणों की हत्या के मामले को लेकर आज कांग्रेस पार्टी विधानसभा में यह मसला उठा सकती है। कांग्रेस इस मसले पर काम रोको प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। बस्तर के हालात पर नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने विधायकों की बैठक भी ली है। महिलाओं के विरुद्ध पुलिस के अत्याचारों की जानकारी आ रही है। बस्तर में लोग आत्मसमर्पित लोग मारे जा रहे हैं और इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। इन सारी परिस्थितियों पर और बस्तर की जो ज़मीनी कठिनाइयां हैं उनके बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता ने बस्तर के विधायकों से चर्चा की है। और फोन लाइन पर हमारे साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। सुदीप, एक तरफ कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है किस तरह से विधानसभा में इस मसले को उठाया जाए, दूसरी तरफ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है सरकार के भीतर, प्रशासन के भीतर आंकड़ों को लेकर के। हालांकि इनकार कोई नहीं कर रहा है कि ग्रामीण वाकई नक्सलियों के निशाने पर हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या सरकार को घेर सकती है और किन किन मसलों को उठाकर घेर सकती है?
सुबह इन्हीं तमाम मामलों को लेकर जो है कांग्रेस ने मोर्चा खोला है एक तरफ सरकार के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो बस्तर में जो ऐसे हालात बने हैं, आए दिन नक्सली घटनाएं हो रही हैं, 16 ग्रामीणों की हत्या की बात सामने आ रही है, पुलिस का अपना ऑपरेशन चल रहा है, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और पिछले दिनों फेक इनकाउंटर की भी बात सामने आई थी। तो इन तमाम मसलों को लेकर कल सरकार का भी अपना पक्ष आया था कि हम वो किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, और उसके बाद जो ग्रामीणों की हत्या हुई है उसको लेकर भी सफाई दी गई थी सरकार की तरफ से। लेकिन जो मतभेद आ रहे हैं बयानों को लेकर, पुलिस के अधिकारी कुछ कहते हैं और सरकारी अधिकारी कुछ कहते हैं, तो इस तरीके से जो बयान के मतभेद आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जो है कांग्रेस ने मोर्चा खोला है और विधायक दल की बैठक की गई थी और उसी बैठक के बाद ये फैसला लिया गया मोटे तौर पर कि विधानसभा में जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सरकार को इस मामले में काम रोको प्रस्ताव लाकर घेरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और काम रोको प्रस्ताव भी कांग्रेस पार्टी लाने वाली है। अब इस पर क्या रुख रहेगा सरकार का, देखने लायक बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ सुदीप। इस बीच अपने दर्शकों को एक और खबर दे दें। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और 2 जवान इसमें शहीद हो गए, जबकि 17 जवान घायल हो गए। ये सभी 17 जवान कोबरा 208 बटालियन के हैं। किस्टारम थाने के डब्बा मरका के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। सुदीप, 2 जवान शहीद हो गए हैं, अब आगे उनकी अंत्येष्टि कब की जाएगी और क्या जवानों के शरीर को पहुंचा दिया गया है उनके पैतृक गांव? और दूसरी चीज की जो 17 जवान घायल हैं उनकी क्या हालत है? शुभ्रा, सभी घायल जवानों को वहां से लाने की कोशिश की जा रही है और जो 2 जवान शहीद हुए हैं उनके शवों को जो है उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया है। और फिलहाल जो रात का समय था, रात में ये संभव नहीं हो पा रहा था, पूरी जानकारी वहां से मोटे तौर पर नहीं आ पा रही थी। अब जो है पुलिस पार्टी वहां पे रवाना की गई थी, जो सुबह तक अलग अलग जगहों से जो पुलिस पार्टी भेजी गई है वो वहां पे पहुंची है। और यह भी अभी नहीं कहा जा सकता कि मुठभेड़ अभी पूरी तरीके से खत्म हुआ है, क्योंकि सुबह मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई तो वो साफ तौर से ये कह रहे थे कि अभी इस बारे में स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी सुबह हुई है और अब जाकर वहां पे एक्चुअल स्थिति का पता चल पाएगा कि मुठभेड़ की स्थिति क्या है, कितने और घायल हो सकते हैं और जो नक्सलियों की तरफ से, क्योंकि घात लगाकर नक्सली वहां पर बैठे रहते हैं और फिर हमले की संभावना जो है वो फिर से बनती है यहाँ पे। बिल्कुल, तो मुठभेड़ अभी भी जारी है, आप कह रहे हैं। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे, नारायणपुर में हुई मुठभेड़ में 8 लाख के इनामी हार्डकोर महिला नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। घटनास्थल से खून के धब्बे, हथियार और नक्सली सामान जब्त किए गए हैं। कुतुल से लौट रही पुलिस टीम पर कस्तूर मेटा के जंगलों में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक नक्सली को मार गिराया। महिला नक्सली PLGA संगठन की सदस्य थी। उधर उज्जैन के महिदपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किए गए हैं। सिंहस्थ की तैयारी के मद्देनजर विस्फोटकों की इतनी बड़ी खेप पकड़ा जाना चिंता की बात है। सिंहस्थ से पहले सुरक्षा की चुनौती, आतंकियों के निशाने पर सिंहस्थ कुंभ। एक तरफ शिवराज सरकार सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारियों में जुटी है, तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजामों का दावा भी किया जा रहा है। और तो और सिंहस्थ कुंभ को सफल बनाने के लिए खुद राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने प्रदेश सरकार का बजट पेश करते हुए 298 करोड़ की राशि सिंहस्थ के आयोजन के लिए देने की घोषणा की। लेकिन इन तमाम दावों को चुनौती भी लगातार ही मिल रही है। उज्जैन में पुलिस की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। महिदपुर पुलिस ने चौकन्नापन दिखाते हुए सोगानी कॉलोनी में खड़े एक ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इसमें 50 जिलेटिन की छड़ें, 50 डेटोनेटर के अलावा मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक तार भी पुलिस को मिली है। और पुलिस ने विस्फोटक के साथ 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसमें 50 जिलेटिन है, 50 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है और इलेक्ट्रिक वायर है, मैग्नेट बॉक्स है जी। और ये ट्रैक्टर है
MK 8016। इसका जो चालक है नारायण लाल, ये रहने वाला है आपका रुदारड़ा थाना गारला क्षेत्र का। और दूसरा जो मुनीम है उसका नाम है मोहन कुमावत। पुलिस की चौकन्नेपन ने एक बड़ा हादसा तो बचा लिया, लेकिन सवाल ये कि अगर चूक हो जाती तो क्या होता। खुद पुलिस भी इस बात को मान रही है कि अगर गलती से भी धमाका हो जाता तो 500 से 600 मीटर के इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता था। ये क्या रियासी क्षेत्र में ट्रैक्टर खड़ा था, तो वहाँ से सामान जब्त किया। हाँ, यदि विस्फोट होता तो कम से कम 500-600 मीटर के एरिया गिरता है। खुद एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इतनी जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर तबाही मचाने के लिए काफी है। अगर असुरक्षित तरीके से ले जाया जाता है तो जनहित में जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे जैसे पेटलाबाद वाला कांड हुआ है उसी तरीके से ये भी हो सकता है जनहित में। सिंघस को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्नी हैं। दूसरी तरफ सरकार भी सिंघस के सुरक्षा को लेकर संजीदा है। लेकिन उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार 3 आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि सिंघस कुंभ में बड़ी तबाही मचाने की इनकी योजना थी। पुलिस ने इनके पास से मेला स्थल का नक्शा और कई दस्तावेज भी बरामद किए थे। ये तीनों छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बैंक लूटकर फंड जुटाना चाहते थे और ये तीनों खंडवा जेल ब्रेक कांड में भी शामिल थे। ऐसे में सिंघस के आयोजन से पहले शहर में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का पकड़ा जाना सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चुनौती को बढ़ा रहा है। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में DRM दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में सवाई माधोपुर के इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले एक खत में धमकी दी गई है। पत्र में पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक रमेश चंद्र को कोटा डिवीजन के दौरे पर नहीं आने को कहा गया है और साथ ही बात नहीं मानने पर पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में DRM के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खत मिलने के बाद से ही पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशन को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल प्रशासन का कहना है कि इसकी जानकारी MP और राजस्थान सरकार को दी गई है। साथ ही सभी स्टेशन पर अलर्ट कर दिया गया। ये प्रॉब्लम है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। हमने उन्हें ऑलरेडी स्टेट को बता दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट अपने जो भी स्टेप लेना है ले रही है। साथ में हमारे RPF भी उनके टच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और रही बात है रेलवे का काम, तो वो एज यूजुअल चलता रहेगा। तो जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 25 मीटर लंबी सुरंग का पता चला है। BSF के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से बनाई जा रही सुरंग का पता लगाया है। BSF के मुताबिक सुरंग का एंट्री पॉइंट पाकिस्तान की ओर से था और उसका भारतीय सीमा में एग्जिट बनाया जा रहा था। तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। करीब 10 फीट गहरी और 2.5 फीट चौड़ी सुरंग में एक शख्स आसानी से बैठ सकता है और निकल सकता है। BSF का कहना है कि उन्हें इस इलाके में रात में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई पड़ी थी। जिस जगह पर सुरंग मिली है उसी इलाके में पाकिस्तान सीमा से कुछ आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। BSF ने पूरे मामले को पाकिस्तान रेंजर्स के साथ उठाया है और पाया कि पाकिस्तान टेरिटरी से इसका एंट्री है और ये इंडिया की तरफ लगभग 25 से 30 मीटर की खुदाई होने के बाद में वो एंड आ गया उसका, और वो खुली नहीं है इंडिया वाली साइड में, और ये हाल ही में खोदी गई लगती है। इसका एम एक ही है कि पाकिस्तान की तरफ से आर्म्ड टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए ताकि वो जम्मू रीजन में कुछ ऐसी हरकतें कर सकें जिसमें जान माल का नुकसान। सीधी से लोकसभा सांसद ऋति पाठक ने गुरुवार को सदन में देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में इलाज में होने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया। ऋति पाठक ने कहा कि एम्स में इलाज कराने आने वालों को सिर्फ तारीख मिलती है। को डॉक्टर्स ने अपने क्षेत्र से दिल्ली में रेफर किया हुआ होता है कि आपका इलाज वहां जाकर अच्छा होगा। तो जब उन उम्मीदों से बाद मरीज दिल्ली में एम्स जैसे संस्थान में आता है और वहां पर प्रवेश करने के बाद जब उसके जाने की बारी आती है तो उसके हाथ में तारीख के अलावा कुछ नहीं हो। एम्स की इस तरह की अव्यवस्था मुझे बेहद कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है।
उधर भोपाल में विधानसभा के सामने युवक की मौत के मामले में एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने पीड़ित को लेकर पुलिस के संवेदनहीन रवैये और मेडिकल सुविधा समय पर नहीं मिलने को लेकर जवाब तलब किया है। मंगलवार को विधानसभा के सामने एक युवक की दुर्घटना के बाद मौत हो गई थी। युवक काफी देर तक मौके पर ही तड़पता हुआ रहा। उसे देर तक इलाज मिला जिसके बाद उसकी मौत हो गई। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर मुरैना में हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम प्रदीप तोमर को ज्ञापन सौंपा। झाबुआ की कुंदनपुर चौकी क्षेत्र के लंबेला गांव में तेंदुए का आतंक छाया हुआ है। तेंदुए ने 5 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। वन विभाग तेंदुए को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिली है। उधर घायल महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। दिख गया मेरे को, स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन से प्रेरणा लेकर छतरपुर की 75 साल की बुजुर्ग महिला रज्जी बाई ने अपनी जमा पूंजी जेवरात बेचकर घर में शौचालय बनाकर एक मिसाल पेश की है। रज्जी बाई के शौचालय बनवाने के बाद अब गांव के दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और शौचालय बनवाने की बात कह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। छतरपुर से 18 किलोमीटर दूर खरगा गांव में 75 साल की एक बुजुर्ग महिला लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं। रज्जी बाई ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए अपने सारे जेवरात बेच दिए। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली बुजुर्ग महिला के यहाँ शौचालय नहीं था, जिसकी वजह से घर की महिलाओं और बेटियों को खास तौर से दिक्कत होती थी। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला ने खुले में शौच से मुक्ति पाने की ठानी और अपने सारे जेवरात बेच डाले। जो पैसे मिले उससे रज्जी बाई ने घर में शौचालय बनवाया और पूरे परिवार को खुले में शौच से मुक्त करा दिया। गाना आना बेच के बनवाओ, गेंद खानी फैलती है, गंद खानी है तो सब जानने का ही आप लोग ने तो मैंने झुका छुआ तो सब बेच दो। अब जबान वाला अब से काम कछु अब दाव नहीं है और न बाल न बच्चे भज्जा जी। रज्जी बाई आज गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। गांव का हर एक शख्स यही कह रहा है कि अगर रज्जी बाई उम्र के इस पड़ाव में ये काम कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं। खुद रज्जी बाई इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। गाना बेच के बनवाए, दोनों बुड्ढी बुड्ढी है, उनका कोई बच्चा है नहीं है, उन्होंने गाना बेच के बनवाई तो उनकी देख के हमने बनवाई, तो हमने भी ऐसी दंड फदाल करके कर्जा करके बनवाई तो और उसका भी कुछ मदद सरकार ने किया ना हमें भी। छत्तीसगढ़ की बुजुर्ग महिला कुंवर बाई पहले लोगों के लिए प्रेरणा बनी। पीएम मोदी भी कुंवर बाई के इस फैसले के कायल हो गए। अब खरगा गांव की रज्जी बाई का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। वाकई कुंवर बाई और रज्जी बाई की तरह देश के हर घर की महिला अगर ठान ले तो हमारा देश चंद दिनों में ही शौच मुक्त हो जाएगा। हरीश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
विदिशा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई बेटी रिंकी की शादी है। शादी समारोह बाढ़ वाले गणेश मंदिर में होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक के अलावा तमाम जाने माने लोग शिरकत करेंगे। शादी स्थल पर विशाल पंडाल सज धज कर तैयार है। करीब 10,000 मेहमानों के खाने की तैयारी की जा रही है। शादी से पहले गुरुवार को मेहंदी की रस्म अदा की गई, जिसमें साधना सिंह भी मौजूद रहीं। साल 2000 में शिवराज सिंह ने 5 साल की रिंकी को गोद लिया था, जो अब 21 साल की हो चुकी है। रिंकी की शादी भंवर मेहरा से हो रही है। शादी समारोह में शरीक होने के लिए सीएम ने प्रदेश और देश के तमाम लोगों को न्योता भेजा है। रिंकी की शादी के दौरान आपको बता दें, व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए शिवराज सिंह चौहान गुरुवार की शाम को अचानक विदिशा पहुंच गए और गणेश मंदिर में व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम की बेटी की शादी पूरे धूमधाम से हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है। बस अब बारात के आने का इंतजार है। कि अब दूसरी बेटी की शादी हो रही, पिछले साल एक की हुई थी। मेरी श्रीमती जी ने, साधना ने परफेक्ट की है। मैं तो देखने ही आया केवल, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि सारी व्यवस्थाएं जितनी आवश्यक थी वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ते माता पिता के नाते कि सानंद विवाह संपन्न हो। आज भाभी ने स्वयं मेहंदी लगाई और साथ में करा, मेहंदी लगा के पूरी रात निभाया एक माँ का। सच में इन बेटियों को का पूरा ध्यान रखने का जो दायित्व निभाया है, मुझे तो समय व्यस्तता के कारण मिलता नहीं। उनका ध्यान रखने का, उनको पढ़ाई लिखाई का और बाकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व माँ की तरह साधना ने निभाया है। जिस ढंग से बेटियों को अपनाया, मुझे भी गर्व है।